छात्रों, आज हम पल्लवन का महत्व एवं उपयोगिता, पल्लवन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आदि विविध बिंदुओं पर विचार करेंगे। इससे पूर्व हम पल्लवन का अर्थ, पल्लवन की परिभाषा, पल्लवन के प्रकार आदि को हम भली भांति देख चुके हैं। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज का ये शीर्षक, पल्लवन को लेखन कला में बड़ी उपयोगिता एवं महत्व है। कम से कम अथवा दो वाक्यों में कहे गए अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती कि सभी तरह के लोग उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकें। ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार तार को अलग अलग कर क्रमबद्ध रूप से समझने के लिए एक कुशल व्याख्याता की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी भाषा में ऐसी अनेक सूक्तियाँ और कहावतें हैं जिनके अर्थ ऊपर से स्पष्ट नहीं हैं, किंतु उनका अर्थ विस्तार करने, विशदीकरण करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। इससे मूल कथन में आए विचार सूत्रों को सही सही अर्थ में ग्रहण करने की चेष्टा हो जाती है। पल्लवन में ये देखा जाता है कि छात्र या व्याख्याता ने किसी गंभीर तथ्य को कितनी गहराई से समझने का प्रयास किया है और अपनी भाषा में वह उसे कितनी दूर तक स्पष्ट कर सकता है। पल्लवन के अभाव में पाठक या श्रोता मूल कथन के भावों को स्पष्ट रूप से समझने में असमर्थ रहता है। कविता जैसे विषय तो अर्थ गंभीर रहता है। ऐसी स्थिति में पल्लवन की उपयोगिता एवं महत्व स्वयं ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से पल्लवन अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। अब हम पल्लवन की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। पल्लवन के स्वरूप की संरचना करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों का अब हम विवेचनात्मक परिचय देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ होती हैं। सबसे पहला बिंदु है गद्य कृति। गद्य तथा पद्य दोनों संक्षेपण होता है। पल्लवन वितरण का गद्यात्मक ही होता है। इसका कारण यह है कि विचारात्मक तथा तर्क प्रधान विवेचन चिंतन केवल गद्य में ही हो सकता है। पल्लवन की एक सीमा होती है, इसके आगे निकलने पर वह निबंध का रूप ले लेता है। अतः ना तो एक तो कृति को अत्यधिक विस्तार देना चाहिए और न ही उसको अत्यधिक संक्षिप्त रखना चाहिए, परंतु ये निश्चित है कि पल्लवन गद्य कृति होती है और गद्य में ही इसको लिखना होता है। दूसरा बिंदु है रचनात्मक विधा। पल्लवन भी अन्य विधाओं की तरह एक रचनात्मक विधा है। इसमें लेखक के रचनात्मक कौशल की परीक्षा होती है। व्यक्ति को सृजनात्मक क्षमता की भिन्नता के साथ ही पल्लवन के
स्वरूप में भी विविधता होती है। पल्लवन में लेखक को वैयक्तिक रचनात्मक क्षमता स्पष्ट परिलक्षित होती है। इस क्षमता के अभाव में पल्लवन में अस्पष्टता, कृत्रिमता तथा बिखराव आ जाता है। अगला बिंदु है मूल विषयबद्धता। पल्लवन में मूल विषयबद्धता बहुत आवश्यक है। पल्लवन लिखते समय विषय के हर पहलू, हर आयाम, हर स्तर को समझना होता है। पर उनमें को इतना न उलझ जाना चाहिए कि मूल विषय ध्यान से ओझल हो जाए। पल्लवन में लेखक के विचार अभिव्यक्ति को एक सीमा होती है। इस सीमा का निर्वाह ये तभी कर सकता है जब उसकी अभिव्यक्ति सटीक तथा सारगर्भित हो, तथा इसके लिए मूल विषयबद्धता बहुत आवश्यक है। अतः एक सार्थक पल्लवन लेखन के लिए मूल विषय को समझना तथा उसको केंद्र में रखना आवश्यक होता है। इसके बाद अब हम अगला बिंदु देखते हैं स्वाभाविकता। किसी भी साहित्यिक विधा के लिए स्वाभाविकता एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। पल्लवन के लिए भी उसका स्वाभाविकता बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाभाविकता अथवा सहजता तभी उत्पन्न होती है जब लेखक व्यक्तित्व तथा उसकी शैली सरलता हो। ये सरलता पाठकों के लिए बोधगम्य बनाती है। फलस्वरूप पाठक सहज ही आकर्षित होता है। यहाँ ये ध्यातव्य है कि पल्लवन को आकर्षक तथा रुचिकर बनाने में कल्पना का भी हाथ होता है। अतः विषय प्रतिपादन मनोरम लगती है, वह सरल और सहज हो। अब हम बात करते हैं मौलिकता। मौलिकता पल्लवन को महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। कुछ युक्तियों का या कुछ उद्धरण चिपकाकर लिखा गया पल्लवन निरर्थक हो जाता है। वह तभी महत्वपूर्ण होता है जब उसमें नवीनता हो। ये नवीनता अनुभूति तथा अभिव्यक्ति दोनों स्तर पर होनी चाहिए। ये नवीनता ही मौलिकता का आधार है। पल्लवन में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है क्योंकि पल्लवन उसको सोच निरंतर अभिव्यक्ति का दर्पण है। इस दर्पण में जब समसामयिकता प्रतिबिंबित होने लगती है तब पल्लवन एक मौलिक कृति का रूप ले लेता है। ये मौलिकता ही सार्थक स्वयं प्रभावी स्वोद्देश होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कल्पनाशीलता और स्वच्छंदता। पल्लवन को किसी विशिष्ट सूत्र, विचार, भाव, वाक्य आदि का विस्तार करना होता है। ये सरल कार्य नहीं है। इसके लिए उसमें वैचारिक क्षमता, चिंतन शक्ति के साथ कल्पना की भव्यता भी होनी चाहिए। कल्पना में नीरस और शुष्क विषय भी सरस और रुचिकर हो जाते हैं। लेखक वैचारिक चिंतन के साथ जब कल्पना को प्रांजलता का मणिकांचन संयोग होता है तब पल्लवन जीवंत हो जाता है। यहाँ ये धातव्य है कि कल्पना की उड़ान नियंत्रित होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कल्पना वास्तविक पर इतनी हावी हो जाए कि पल्लवन अस्वाभाविक होकर एकदम वायवीय लगने लगे।
अतः विचार तथा कल्पना का संतुलित समन्वय होना चाहिए, तभी पल्लवन सुंदर, सार्थक तथा स्वयं प्रभावी होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं स्वच्छंदता। आदर्श पल्लवन का महत्वपूर्ण तत्व स्वच्छंदता भी है। स्वच्छंद अर्थात बंधन से मुक्त। पल्लवन लेखन किसी परंपरा, रूढ़ि, शास्त्रीयता से आबद्ध नहीं होना चाहिए। पल्लवन के विषय की सीमा में आने वाले एक दो पक्षों पर लेखक को स्वच्छंद रूप से विस्तार करना चाहिए। पल्लवन करते समय उसे हर प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए। विषय प्रतिपादन में उसके बंधन मुक्त स्वच्छंद व्यक्तित्व की प्रति छवि होनी चाहिए। ऐसा पल्लवन ही सर्वसुलभ तथा सर्वग्राह्य होता है। अब हम देखते हैं गद्यात्मकता कि माना कुछ वाक्यों का समूह है। यह लेखक की कुशलता की कसौटी है। इस अभिव्यक्ति का कलेवर भाव, विचार, चिंतन, कल्पना, भाषा शक्ति के तानों बानों से चुना जाता है। इसमें एक संतुलित सार्थक संगति होनी चाहिए। ये संगति ही पल्लवन में एक मनोरम गति प्रदान करती है। अनुच्छेद में विचारों को सुसंगठित रूप में प्रकट करना चाहिए। इसमें पूर्ण संबंध होना भी आवश्यक है। ये संबंध हो विषय वस्तु के प्रत्येक अंग को एक दूसरे से संयुक्त करते हुए अभिव्यक्ति को, विषय प्रतिपादन को एक सहयोगी भूमिका के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। इससे पल्लवन अत्यंत ही प्रभावी हो जाता है। अब हम देखते हैं उक्ति वैचित्र। उक्ति वैचित्र का कार्य चमत्कारपूर्ण है। अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, परंतु वही रूप प्रभावित करता है जो कि चमत्कार करता है। इसके साथ प्रस्तुतिकरण में नवीनता का होना आवश्यक है। सहज बोधगम्य होने के साथ स्वाभाविक भी होना चाहिए। अतः पल्लवन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अनुभूति और अभिव्यक्ति का इस तरह संतुलन, तालमेल बना होना चाहिए जिससे वह सहज रूप में पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। प्रस्तुतिकरण का ये आकर्षण नीरस और व्यर्थ लगने वाले विषयों में भी पाठकों को रुचि उत्पन्न करने में सफल होना चाहिए। पल्लवन में व्यंग्यात्मक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा की मारक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से उक्ति वैचित्र पल्लवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।